तथ्यों की सामग्री। एक बार हम इस पूरे लेसन को समराइज करके पढ़ लेते हैं। जो हमने अभी तक पढ़ा है वो क्या है। प्रधानमंत्री पंडित मई 1964 में जवाहरलाल नेहरू का निधन हो गया। यानी कि जो प्रधानमंत्री जी हैं जवाहरलाल नेहरू जी, उनके जो देहांत है वो कब हुआ था, 1964 में। 1960 के दशक को गरीबी, असमानता, सांप्रदायिक और क्षेत्रीय विभाजन जैसी कुछ अनसुलझी समस्याओं के कारण लोकतांत्रिक परियोजना की विफलता या यहाँ तक कि देश के विघटन के लिए प्रेरित करने के लिए खतरनाक दशक के रूप में चिन्हित किया गया था। यानी कि ये वो दशक था जो भारत की राजनीति के लिए बहुत ही मतलब एक संकट वाली स्थिति हम कह सकते हैं। जैसे कि नेहरू जी नहीं रहे, फिर उसके बाद जो है शास्त्री जी प्रधानमंत्री बनते, तो वो भी उनका भी जो देहांत हो जाता है कुछ ही समय में। फिर गरीबी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, सूखा आता है, तो सूखे की वजह से भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। फिर पाकिस्तान से युद्ध होता है, तो ये सब जो है प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा उस समय में होती है, इसलिए इसको क्या है खतरनाक दशक के रूप में भी चिन्हित किया गया था। फिर सेकंड है हमारा, भारत को मुख्य रूप से 1964 से 1966 के दौरान दो चुनौतियों का सामना करना पड़ा था शास्त्री जी के शासनकाल में, जिसमें लाल बहादुर शास्त्री के शासनकाल में आर्थिक संकट जैसे 1962 के भारत चीन युद्ध और 1965 के भारत पाक युद्ध और मानसून, सूखे और खाद्य संकट के कारण जो एक प्रसिद्ध के रूप में प्रतीक था, जय जवान जय किसान जैसे मुद्दों को सुलझाने का नारा दिया गया। तीसरा है हमारा, कांग्रेस के सांसदों के बीच एक गुप्त मतदान के माध्यम से हल करने के लिए मोरारजी देसाई और इंदिरा गांधी के बीच एक तीव्र प्रतिस्पर्धा के साथ लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद कांग्रेस पार्टी को दूसरी बार राजनीतिक उत्तराधिकारी की चुनौती का सामना करना पड़ा। इंदिरा गांधी ने मोरारजी देसाई को हराया और सत्ता के शांतिपूर्ण परिवर्तन को भारत की लोकतंत्र की परिपक्वता के संकेत के रूप में देखा गया। यानी कि जब इंदिरा गांधी जी का चयन होता है वो कैसे होता है कि सांसद जो होते हैं उनके बीच गुप्त मतदान तरीके से होता है। जो प्रतिस्पर्धा होती है किन दो लोगों के बीच में होती है, मोरारजी देसाई और इंदिरा गांधी जी के बीच में होती है। फिर हमारा फोर्थ है, इंदिरा गांधी की सरकार ने 1967 के आर्थिक संकट की जांच के लिए भारतीय रुपये का अवमूल्यन करने का फैसला किया। ये क्या होता है कि जो रुपया होता है हमारा, उसको अमेरिकी डॉलर के अकॉर्डिंग उसका अवमूल्यन किया जाता है। एक अमेरिकी डॉलर को अवमूल्यन के बाद 5 रुपये से कम में खरीदा जा सकता था, जिसकी कीमत वृद्धि और लोगों को ट्रिगर करने के लिए 7 रुपये से अधिक थी। आवश्यक वस्तुओं के मूल्य वृद्धि और बेरोजगारी के खिलाफ विरोध किया। इसे समाजवादी साम्यवादी पार्टियों ने अधिक समानता के लिए संघर्ष किया। इसके बाद ही जो है इंदिरा गांधी को इस्तीफा भी देना पड़ता है अपनी पार्टी से। अब पांचवा है, कांग्रेस पार्टी के अवमूल्यन के फैसले ने गैर कांग्रेसवाद की अवधारणा को अलग अलग कार्यक्रमों और विचारधाराओं के साथ कांग्रेस विरोधी मोर्चे बनाने के लिए जन्म दिया। यह लोकतांत्रिक उद्देश्यों के लिए आवश्यक होने का दावा किया गया था। चौथा, आम चुनाव 1967 में हुआ था, कांग्रेस के पक्ष में नहीं था। तमिलनाडु में कामराज, महाराष्ट्र में एस.के. पाटिल, पश्चिम बंगाल में अतुल्य घोष और बिहार में के.बी. सहाय को अन्य राज्यों में भी बहुमत से हार का सामना करना पड़ा। पहली बार किसी भी गैर कांग्रेसी पार्टी ने गठबंधन सरकार से बहुमत हासिल किया। विभिन्न गैर कांग्रेसी दल, जिन्हें राजनीतिक भूकंप कहा जाता है। फिर हमारा सातवां, 1967 का चुनाव उन गठबंधन की घटनाओं को लेकर आया जिन्हें संयुक्त विधायक दलों द्वारा एसवीडी यानी संयुक्त विधायक दल कहा जाता था। बिहार में एसवीडी में सीपीआई के साथ दो समाजवादी दल एसएसपी और पीएसपी और दाईं और जनसंघ शामिल थे। पंजाब में इसे लोकप्रिय संयुक्त मोर्चा कहा जाता था और इसमें उस समय के दो प्रतिद्वंद्वी अकाली दल और शामिल थे। फिर हमारा आठवां है, 1967 के तुरंत बाद इंदिरा गांधी को सिंडिकेट से अपनी स्वतंत्रता का निर्माण करने और 1967 के चुनाव में कांग्रेस से हारने के बाद जमीन हासिल करने के लिए दो चुनौतियों का सामना करना पड़ा और इंदिरा गांधी ने एक बहुत ही साहसिक रणनीति अपनाई, क्योंकि उन्होंने इनसे वैचारिक संघर्ष में बदल दिया। पहल की कि एक श्रृंखला शुरू की और 1967 में बैंकों के सामाजिक नियंत्रण, सामान्य बीमा का राष्ट्रीयकरण, शहरीकरण की रूपरेखा सहित कांग्रेस समिति को 10 सूत्री कार्यक्रम अपनाने के लिए मिला। संपत्ति और आय, खाद्यान्न का सार्वजनिक वितरण, भूमि सुधार इन्होंने करवाए। अब है 9th हमारा, सिंडिकेट कांग्रेस के नेता के कामराज, एस.के. पाटिल, एन. संजीव रेड्डी, अतुल्य घोष जैसे समूह को दिया गया। ये नाम इन लोगों को दिया गया था सिंडिकेट कांग्रेस। ये कांग्रेस के ही बहुत ही वरिष्ठ नेता लोग थे जो कांग्रेस के भीतर पार्टी के संगठन के रूप में नियंत्रण में थे। इंदिरा गांधी की पहली मंत्री परिषद में और नीति निर्माण और कार्यान्वयन में सिंडिकेट की बहुत बड़ी ही भूमिका थी। विभाजन के बाद कांग्रेस ओ
और इंदिरा के नेतृत्व में कांग्रेस आर का गठन हुआ, जिसने 1971 के बाद लोकप्रियता हासिल की। 10वां है कांग्रेस सिंडिकेट और इंदिरा में औपचारिक विभाजन। 1969 में राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार के नामांकन के पर खुला। कूटनीतिक रूप से इंदिरा गांधी के उम्मीदवारों ने सिंडिकेट के उम्मीदवार एन संजीव रेड्डी के ऊपर वीवी गिरी पर जीत हासिल की, जिसने कांग्रेस में विभाजन को दो अलग अलग पार्टियों यानी कांग्रेस ओ यानी सिंडिकेट के नेतृत्व में एक ओल्ड कांग्रेस और कांग्रेस आर के रूप में जाना, यानी इंदिरा गांधी के नेतृत्व में अपेक्षित न्यू कांग्रेस के रूप में जाना जाता है। फिर क्या है 11th है हमारा, सभी का मानना था कि वास्तविक संगठनात्मक ताकत कांग्रेस ओ की कमान में थी। दूसरी ओर सभी प्रमुख दलों जैसे एसएसपी, पीएसपी, भारतीय जनसंघ स्वतंत्र पार्टी और भारतीय क्रांति दल ने भी इंदिरा गांधी के खिलाफ ग्रेट अलायंस का गठन किया। इंदिरा हटाओ का एक सामान्य कार्यक्रम। 12वां इंदिरा हटाओ के विपरीत इंदिरा गांधी ने भूमिहीन मजदूरों, दलितों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों, महिलाओं और बेरोजगारों, युवाओं के साथ साथ सार्वजनिक क्षेत्र के विकास के लिए एक आधार बनाने के लिए एक सकारात्मक कार्यक्रम गरीबी हटाओ को आगे बढ़ाया। ग्रामीण भूमि जोतने और शहरी संपत्ति पर सीलिंग लगाने और असमानता को दूर करने आदि के लिए और 1971 के चुनावी मुकाबले के दौरान एक स्वतंत्र राष्ट्रव्यापी राजनीतिक समर्थन आधार बनाने में सफल रही। फिर 13वां है इसमें, इंदिरा गांधी ने पुरानी कांग्रेस पार्टी को पुनर्जीवित नहीं किया, लेकिन उन्होंने कुछ सामाजिक समूहों, गरीबों, महिलाओं, दलितों, आदिवासियों और अल्पसंख्यकों को समायोजित करने के लिए पूरी तरह से अलग लोकप्रिय पार्टी बनाकर उसका आविष्कार किया। इस प्रकार इंदिरा गांधी ने कांग्रेस प्रणाली की प्रकृति को बदलकर कांग्रेस प्रणाली को बहाल किया। अब जो आपके इस चैप्टर में टर्म्स यूज हुई है, कुछ महत्वपूर्ण शब्द, वो हम एक बार देख लेते हैं। दल बदल, एक ये क्या होता है, एक निर्वाचित प्रतिनिधि जो पार्टी को उसके प्रतीक पर छोड़ देता है वह निर्वाचित होता है और दूसरी पार्टी में शामिल हो जाता है, इसको हम क्या कहते हैं, दल बदल कहते हैं। इस समय ये वाक्य भी बड़ा फेमस था, आया राम गया राम। तो ऐसे गैर कांग्रेसी, ये क्या है, गैर कांग्रेसी दलों ने अपने विभिन्न कार्यक्रमों और विचारधाराओं के साथ मिलकर कांग्रेस विरोधी मोर्चा बनाया, यानी कि जो कांग्रेस की विचारधारा थी उसकी विरोध करना वो गैर कांग्रेस कहलाया। कांग्रेस ओ क्या, जब कांग्रेस का विभाजन हो गया तो उसमें जो विभाजित हुआ था वो देखते हैं क्या है, कांग्रेस ओ सिंडिकेट के नेतृत्व वाली कांग्रेस को पुरानी कांग्रेस यानी कांग्रेस संगठन के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि जो सिंडिकेट के नेतृत्व में जिस कांग्रेस का गठन हुआ उसको हम किस नाम से जानते हैं, कांग्रेस ओ के नाम से जानते हैं। और कांग्रेस आर क्या थी, इसका नेतृत्व इंदिरा गांधी ने किया था और इसे न्यू कांग्रेस यानी कांग्रेस रिक्वायरमेंटिस्ट के नाम से जाना जाता है, यानी कि कांग्रेस जो वो ओ है वो पुराना ही है और वो सिंडिकेट के जो नेता हैं उनका है, और जो कांग्रेस आ रहा है ये इंदिरा गांधी के नेतृत्व में होती है। अब 5वां हमारा महागठबंधन, ये क्या है, गठबंधन तो हमने सुना है। अब महागठबंधन क्या होता है, यह प्रमुख चुनावी गठबंधन था जिसमें प्रमुख दलों जैसे एसएसपी, पीएसपी, भारतीय जनसंघ स्वतंत्र पार्टी और भारतीय क्रांति ने संयुक्त मोर्चा बनाया। अब इसका महागठबंधन ये ग्रेट अलायंस था कहीं ना कहीं, तो इन सभी पार्टियों ने मिलकर जो इंदिरा गांधी के खिलाफ एक मोर्चा खोला। 6वां है हमारा सिंडिकेट, कांग्रेस के भीतर से शक्तिशाली और प्रभावशाली नेताओं का एक समूह था जो सिंडिकेट था। 7वां हमारा 10 पॉइंट प्रोग्राम, ये इंदिरा गांधी जी ने चलाया था। 1967 में इंदिरा गांधी द्वारा अपनाया गया था कि कांग्रेस को फिर से जमीन पर बिठाया जा सके, जिसमें बैंकों का सामाजिक नियंत्रण, भूमि सुधार आदि शामिल है। अवमूल्यन, ये क्या होता है, ये भी हमने देखा भी इसी लेसन में। विदेशी मुद्रा के लिए उस दर को कम करने के लिए जिस पर धन का आदान प्रदान किया जा सके, यानी कि अपनी मुद्रा की वैल्यू को कम करना, उसको हम क्या कहते हैं, अवमूल्यन कहते हैं। 9वां क्या है हमारा, राजनीतिक भूकंप, ये क्या होता है। 1967 में चौथे आम चुनाव का चुनावी फैसला जिसने कांग्रेस को राष्ट्रीय और राज्य दोनों स्तरों पर झटका दिया, इसको राजनीतिक भूकंप की परिभाषा भी दी जाती है कई बार। इसी के साथ आपका ये लेसन फिनिश होता है। आप इसको लाइक, शेयर, कमेंट कर सकते हैं कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच।